हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1M पर। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में तीसरा चैप्टर, बंगाल में अंग्रेजी शक्तियों का उदय। ये जो क्वेश्चन है वो सारा जो है ल्यूसेंट का निचोड़ है। इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और ल्यूसेंट जो सब्जेक्टिव होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वन लाइनर बना करके ये जो है क्वेश्चन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में है, भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में शाहतूजा की अनुमति से बनाई। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी, बंगाल में, ऐसे भारत में नहीं, बंगाल की बात है, तो 1651 में शाहतूजा के अनुमति से बनाई। मुर्शीद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र शासक था। मुर्शीद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र शासक था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया, यानी अग्रिम कृषि कर। मुर्शीद कुली खान ने इजारी प्रथा प्रारंभ किया, इजारेदारी प्रथा शुरू किया मुर्शीद कुली खान, और कृषकों को तकावी ऋण दिया मुर्शीद कुली खान। इजारेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा को कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा कहते हैं ठेकेदारी प्रथा को। मुर्शीद कुली खान के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। मुर्शीद कुली खान के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। शुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज खान बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान बंगाल का नवाब बना। बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को मारकर बंगाल का नवाब बना। यानी अलवर्दी खान जो है बिहार का सूबेदार था। बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान 1740 में गिरिया के युद्ध में, यानी गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ, सरफराज खान को मारकर बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब है हम। चलिए, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशील बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। क्यों नहीं कहा जाने लगा? क्योंकि वो अलवर्दी खान बिहार का सूबेदार था ना। अब बिहारी जहाँ भी जाता है तो नाम रोशन ही करता है, इसलिए इसके समय में जो है बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अब है, अलवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से कर दिया। अलवर्दी खान जो बिहारी था ना, यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से कर दिया, अरे ये तो मधुमक्खी है, और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगा। यानी यूरोपियों को अगर न छेड़ा जाए, कुछ नहीं कहा जाए, तो ये शहद देगा, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगा। छेड़ दिया जाए, अगर यूरोपियों को हम छेड़ देंगे तो काट काट के मार देगा, और नहीं छेड़ेंगे तो शहद टपकेगा। ऐसा बात बोल दिया था। अलवर्दी खान ने अपने शासनकाल में मुगलों को कर देना बंद कर दिया। भाई तुमको टैक्स वैक्स नहीं मिलेगा, हम बॉस हैं, बिहारी है। अलवर्दी खान ने अपने शासनकाल में मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। अब टैक्स देंगे तुमको। अब है, अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद का बेटा सिराज उदौला उत्तराधिकारी बना। अलवर्दी खान जब मर गया, उसके पश्चात उसका दामाद का बेटा सिराज उदौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराज उदौला द्वारा 20 जून 1756 के रात में 146 अंग्रेज को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, और अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल कहा गया। यानी ये तो गलत बात कर दिया, इक्के गो कमरा में जो 146 गो अंग्रेजवे को बंद कर दिया और सबको मारिए दिया, सुबह में 23 गो अंग्रेज जिंदा बचा। इसको ब्लैक होल दुर्घटना कहा गया। जेड हॉलवेल ब्लैक होल घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। जेड हॉलवेल ब्लैक होल घटना के प्रत्यक्षदर्शी था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उदौला के बीच हुआ।
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना को सेनापति मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ, यानी बिहारिया को धोखा दे दिया। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने धोखा मार दिया, जिसके कारण बेचारा सिराजुद्दौला हार गया। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के प्रति वफादार रहा, यानी सिराजुद्दौला के प्रति जो है मोहनलाल और मीर मदान वफादार रहा। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया, मीर मदान जो है लड़ते लड़ते मर गया। अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, मतलब धोखा किया तो उसको नवाब बना दिया। आजकल यही होता है, धोखा करता तो उसका पुरस्कार मिल जाता है। देखते ना नेता मुखिया में, आपके पार्टी में से छोड़ के उसके पार्टी में चला जाता तो उसको मंत्रीय बना देता है। जिसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेज को 24 परगना की जमींदारी दे दिया। जब उसको नवाब बना दिया तो अपना 24 परगना की जमींदारी दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, भाई हम सब तेरे हैं। अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज ने उसको भी हटा दिया, अरे तू बुढ़ा हो गया, तो उसके दामाद जो था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और यादों घट से हो जाएगा। बात समझते हैं ना, बिहारी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं हम। मीर कासिम अलवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य शासक था। मीर कासिम जो है अलवर्दी खान के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। अब है मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले चला गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों को संयुक्त सेना के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में, वो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों के बीच संयुक्त सेना के बीच हुआ। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, यानी अंग्रेज से ये तीनों लड़ा और हेक्टर के मुनरो के नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना था वो मीर कासिम के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। सिराज, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा इसका। सिराज-उद-दौला के काल में घटी ब्लैक होल घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? इसमें से कुल कितने लोग बंद थे? अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, बताना है आपको। बक्सर के युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध के बाद, क्योंकि इसमें 3 को हरा दिया ने के बाद, तो ब्रिटिश अपना सत्ता स्थापित मजबूत कर लिया। बंगाल में द्विवेद शासन 1765 से 72 ईस्वी तक लागू रहा। बंगाल में द्विवेद शासन 1765 से 72 तक रहा। द्विवेद शासन को 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कहा भाई अब तू समाप्त हो जा, तू गलत कानून है, तू हट जा। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने उसको निरस्त कर दिया। अब है बंगाल का कुछ नवाब को हम देखते हैं, जो नवाब अब गाँव में कहते नवाब बन गया हन। अब है मुर्शीद कुली खान, बंगाल का नवाब 1717 से 27 तक। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। सरफराज खान 1 साल के लिए 1739 से 40। अलवर्दी खान बॉस 1740 से 1756 तक। सिराज-उद-दौला 1756 से 1757। मिर्जाफर 57 से 60। मीर कासिम 1760 से 63। फिर से मिर्जाफर बना 1763 से 65। उसके बाद है नजम-उद-दौला 1765 से 66। सैफ-उद-दौला 1766 से 70। और अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला। अंतिम बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला। बंगाल का याद रखिएगा, अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला 1770 से 93। मुबारक-उद-दौला अंतिम नवाब था। अब है आंग्ल मैसूर युद्ध। 1399 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। 1399 में मैसूर में वाडियार राज्य की स्थापना हुई। ये आपके लिए प्रश्न है। अंग्रेज द्वारा भारत में प्रभुसत्व स्थापित करने वाला सर्वाधिक निर्णायक बक्सर का युद्ध
किसके मध्य और कब हुआ, याद रखिएगा। एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ 3 सेना था, इतना बता दिए हैं, आप आंसर कमेंट कीजिएगा। हैदर अली ने अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में शुरू किया। हैदर अली अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में शुरू किया। हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोर्ट नोवा में हैदर अली पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, जिसमें हैदर अली विजय हुआ। हैदर अली के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू मैसूर के गद्दी पर बैठा। हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। मंगलौर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान 1787 में पादशाह की उपाधि लिया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू स्वयं को जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू जो है जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में 1799 में हुई। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और उसकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में ही हो गई। अब है आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। इसके संधि कौन हुआ अंत में? मद्रास की संधि 1769 द्वारा समाप्त हुआ। मद्रास की संधि 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग के समय में। संधि कौन हुआ अंत में? मंगलौर की संधि 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कर्नवालिस के समय में। संधि कौन हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में बेलसली के समय। इसमें तो बेचारा टीपू मर ही गया, संधि कौन करेगा। चलिए अगला है। अब अगला कुछ प्रश्न है। लॉर्ड कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह टिप्पणी की थी कि हमने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। यानी लॉर्ड कर्नवालिस ने कहा था, लॉर्ड कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह बात कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। ये बात कर्नवालिस ने कहा था। चलिए आज की क्लास जो है तीसरा चैप्टर यही समाप्ति होती है। वीडियो कैसा लगा, कितना मज़ा आया? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट दीजिएगा। अच्छा बुरा जो भी होगा अपना राय कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।